So in this video we will discuss about second part of chronic renal failure. So firstly, what are the diagnostic evaluation of CKD? Okay, तो इसमें देखना है सबसे पहले कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, उसके बाद मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जो भी होगा, ठीक है इसका। तो सबसे पहले क्या है, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे जब भी हमने कोई भी कंडीशन को डायग्नोस करना है। ठीक है, तो फर्स्टली उसमें मेडिकल हिस्ट्री देखोगे। ठीक है, असेस फॉर फैक्टर्स लाइक डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री एंड यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब कि सम टाइम पेशेंट क्या है, कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा होता है जो कि किडनी का डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक भी ऐसे होते हैं जो कि हमारी किडनी को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, उसका डैमेज करते हैं। तो उसके लिए हमें सारी हिस्ट्री देखनी है कि पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा, उसको डायबिटीज़ तो नहीं थे, क्योंकि डायबिटिक्स की कॉम्प्लिकेशन में भी तो एक आती है ना नेफ्रोपैथी होती है। उसमें क्या होता है कि पर्सन की किडनीज खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने सारे फैक्टर्स देखने हैं, कहीं इनकी वजह से तो नहीं पर्सन को हो रही। ठीक है, सीकेडी। उसके बाद क्या हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, आपने देखना है लुक फॉर साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, जैसे अडीमा तो नहीं हो रखा पर्सन को। ठीक है, जो भी उसके रिलेटेड सिम्टम होंगे। ठीक है, तो हमने ये सब चेक करना है। ठीक है, हेड टू टो उसकी एग्जामिनेशन करेंगे कि उसकी बॉडी में क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके वाइटल्स वगैरह भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रखा है बॉडी में, अडीमा वगैरह है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में इन दोनों पॉइंट्स को हमने देखना है। एक तो मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे उसकी, दूसरा क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो लैब टेस्ट। ठीक है, लैब टेस्ट में सबसे पहले क्या करना है, हमने सीरम क्रेटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, मैंने पहले भी जब एक्यूट करवाया था तो बताया था कि जो क्रेटिनिन होता है वो इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है। अगर ये जो क्रिएटिनिन है, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा इसका लेवल आ रहा है तो ये पक्का इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो किडनीज हैं उनका डैमेज हो चुका है, वो ख़राब है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये किडनी की हेल्थ को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर बॉडी में इंक्रीज हुआ तो पक्का है कि किडनी डैमेज है। ठीक है, तो ये सबसे एक्यूरेट और इम्पॉर्टेंट मार्कर होगा। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, इसका भी देखेंगे। अगर ये भी ज़्यादा बॉडी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे भी हो सकता है कि किडनी डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो क्रिएटिनिन होता है वो ज़्यादा इंडिकेट करता है कि किडनीज का डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी ये लैब टेस्ट है इसमें हमने सीरम क्रिएटिनिन और जो बर्न का लेवल है वो देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है एस्टिमेटेड ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जीएफआर देखेंगे कि क्या है, हमारी जीएफआर कम होगी है या फिर क्या आ रहा है कि। ठीक है, जैसे नॉर्मल तो मैंने बताया था कि जैसे 125 ml होती है पर मिनट। ठीक है, और जो हमारा सीकेडी है उसमें कितनी हो जाती है, 60 ml पर मिनट हो जाती है हमारी सीकेडी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जीएफआर को भी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यूरिन एनालिसिस में देखेंगे कि कहीं यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही, कहीं ब्लड तो नहीं यूरिन में आ रहा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन मीन्स कि कितना संघना है, कितना वो उसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे इंडिकेट करता है बेटा, वो हमें बताता है कि कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, अब देखो सारा वेस्ट कहाँ पर है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो भी यूरिन बाहर आ रहा है उसमें वेस्ट तो है नहीं, वो तो ओनली फ्लूइड पानी ही आ रहा है ना, तो वो तो डिल्यूटेड होगा, वो तो इतना संघना होगा नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज हुई मिलती है। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस में ये सब चेंजेस हमने देखने हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या देखना होता है, इसमें हमने देखना है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल देखेंगे पर्सन की कि उसकी बॉडी में क्या चीज़ें हैं जो
ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रोलाइट में, क्या कम हो गई है, जैसे बेसिकली पोटाशियम वगैरह ज़्यादा हो जाता है हीमोडोल्यूशन में, जैसे अगर डिल्यूशन वाला सोडियम हाइपोनेट्रेमिया डिल्यूशन की वजह से देखने को मिलता है, कैल्शियम जो है वो कम होगा, फॉस्फेट बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस है ये हमें देखने हैं पर्सन की बॉडी में, ठीक है। तो ये सब हमने लैब टेस्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इमेजिंग टेस्ट, ठीक है। अब इमेजिंग टेस्ट में क्या देखना है, तो अल्ट्रासाउंड करवाओगे और सीटी स्कैन एमआरआई करवाओगे, ठीक है। इन सबसे हमें क्या है, बेसिकली किडनी की स्ट्रक्चर, अगर किडनी में कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल रही है यूरेटर वगैरह में या कोई भी, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन क्या हमें एक बार लुकआउट हो जाएंगे कि हाँ किडनी की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्यूमर ग्रोथ नहीं हो गई जिसकी वजह से किडनी ऐसे डिसफंक्शन कर रही है। तो ये सब जो भी हम इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे उसमें हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है किडनी बायोप्सी। क्या आएगा, किडनी बायोप्सी। तो किडनी बायोप्सी में क्या करेंगे हम, टिश्यू जो किडनी के टिश्यूज हैं उनका सैंपल लेंगे और फिर उसे देखेंगे, ठीक है। इससे हमें कहीं ना कहीं जो ट्यूमर ग्रोथ होती है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो किडनी बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। क्लियर। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ सीकेडी, ठीक है। हमने ये सब जो है वो करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है कि सम टाइम हमें 7 और 5 मार्क्स में क्या है, मैनेजमेंट आ जाता है। तो उसमें फिर सारा इलेबोरेट करोगे कि फार्माकोलॉजिकल क्या है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है उसका, सर्जिकल मैनेजमेंट लिखोगे, डायलिसिस के बारे में भी बताओगे और नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखोगे, ठीक है। इसमें सारा मैंने इंक्लूड किया है मैनेजमेंट में। अगर तुम्हें नर्सिंग मैनेजमेंट अलग से आ जाए, ठीक है, अगर एनसीपी आ जाए तब तो तुम पूरे वो एनसीपी बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर एनसीपी नहीं, अगर अकेला नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाए तो वो भी इसमें पॉइंट इंक्लूड करे हैं, तब अकेला नर्सिंग मैनेजमेंट ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा शॉर्ट आ जाए कि हाँ 7 मार्क्स में डिटेल में बताओ कि सीकेडी का क्या मैनेजमेंट होगा, तो थोड़ा थोड़ा सारा तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें फार्माकोलॉजिकल भी आएगा, डाइटरी भी आएगा, नर्सिंग और सर्जिकल भी आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट देखो जैसे मैंने बताया हुआ है, फार्माकोलॉजिकल देखेंगे, न्यूट्रिशनल, डायलिसिस और सर्जिकल मैनेजमेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आ जाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या आता है, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें सारी बेसिकली ड्रग्स आएंगी जो भी हमने पर्सन को देनी होती हैं, ठीक है। पहले क्या ड्रग्स आएगी, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आएंगी जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट क्या है वर्क करेंगी। सबसे पहले हम क्या देंगे, एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। एसीई इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिट कर देंगे इनका, ऐसे ही लिखना जब भी तुम्हें एग्जाम में आए कि थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना कि क्या होगा। ये क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। इनका क्या काम है, ये जो ए सी ई इनहिबिटर होता है इसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे, इस ए सी ई की एक्टिविटी को बंद करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो ए सी है इसका क्या काम क्या होता है कि ये जो हमारा ए सी इनहिबिटर होता है ना, इसने क्या करना है, एंजियोटेंसिन 1 को, जैसे थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लो कि ये कैसे काम करेगी। सपोज कि ये हमारा ए सी ई है, ठीक है। इसने क्या करना है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनो 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में करने में कामयाब हो गया तो जो एंजियोटेंसिन 2 होगा वो क्या कर देता है, हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ देखो एसी इनहिबिटर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा और ये जो 2 है ये हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण बीपी इंक्रीज हो जाता है। अब ये ड्रग क्या करेंगी, इन ड्रग ने क्या करना है, इस एसीई को जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो 1-2 में एक्सचेंज नहीं होगा और वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होंगी हमारी ब्लड वेसल, जिससे बीपी नहीं बढ़ेगा। तो हमने इसकी एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर देना है। क्लियर। इसमें एग्जाम्पल आती हैं कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, रैमीप्रिल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसकी, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल्स इसकी 3 बता देना, ठीक है।
ये वाली। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं? So beta blocker drugs block the beta adrenergic in heart and help to reduce the blood pressure। ठीक है, देखो ये जो बीटा ब्लॉकर है ना, अब इनका भी देख लो कि ये बीपी इंक्रीज इनकी वजह से कैसे हो रहा है और वो डिक्रीज कैसे होगा, ये कैसे वर्क करेंगे। जो बीटा वन होते हैं, ठीक है, इनके इनके अगेंस्ट हमने ये वाली मेडिसिन देनी है। ठीक है, देखो ये जो बीटा वन है ना, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो है हमारे हार्ट में प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। और वहाँ पर जब भी ये एक्टिवेट होंगे तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। दूसरा, इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है। उससे क्या होगा? उससे रीनन रिलीज होगा और रीनन आगे फिर क्या करता है? बीपी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि ये समझो कि जो बीटा वन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी ये एक्टिवेट होंगे तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, रेनिन जो है वो भी रिलीज करे होगा। ठीक है, अगर रेनिन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करता है? वो बीपी को इंक्रीज करने का काम करता है। कहीं ना कहीं उसका भी रोल रहता है बीपी को इंक्रीज करवाने में। तो हमने क्या करना है? हमने इस बीटा जो हमारा बीटा वन है इसकी एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर देना है। क्या करना है? बीटा वन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। इसलिए हम ये ड्रग्स देते हैं बीटा ब्लॉकर, जो कि बीटा वन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगी। अगर बीटा वन की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा बीपी इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है प्रोपानोल, एटीनोल, मेटाप्रोलोल, ये वाली एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? सो ये हमारी दो कैटेगरी होगी, एक इस ACE इनहिबिटर्स और दूसरा हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं? दीज ड्रग इनहिबिट कैल्शियम चैनल। ये ड्रग क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी हमारे कैल्शियम चैनल्स को। क्या करते हैं? ड्रग इनहिबिट कैल्शियम चैनल बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम एंट्री इनटू स्मूथ मसल सेल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे समझो कि अब जो कैल्शियम चैनल कैसे वर्क करते हैं। देखो ये जो कैल्शियम होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है? कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारी ब्लड वेसल होती है ना, ये ब्लड वेसल, ठीक है, इनकी जो स्मूथ मसल्स है ना, उनमें ये कैल्शियम प्रेजेंट होता है उनके सेल्स में। ठीक है, और जब भी कैल्शियम क्या है सेल्स में एंटर होता है तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है मसल्स की। ठीक है, जब भी कैल्शियम क्या है सेल्स में एंटर होगा तो वो मसल्स की क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिससे क्या है जो हमारी वेजल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और बीपी इंक्रीज हो जाता है। सो हमने क्या करना है? इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। अगर इसे ब्लॉक कर दिया तो ये सेल में नहीं जाएगा। अगर ये सेल्स में नहीं जाएगा, स्मूथ मसल की सेल में नहीं जाएगा, तो वेजल का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि बीपी नहीं बढ़ेगा। इस एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एमलोडिपाइन, एफिडापाइन और निमोडिपाइन। क्लियर? नेक्स्ट आता है डायरेटिक। ठीक है, डायरेटिक का एज सच इतना लंबा कॉन्सेप्ट नहीं, इनका बस यही है कि इसमें बेसिकली हम जो डायरेटिक में भी एक अंडर कैटेगरी आती है लूप डायरेटिक, तो हम वो देना प्रेफर करते हैं। वो क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं एक्सेस सोडियम और वाटर को, जिससे क्या है हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, उसमें हम फ्रोसामेट दे सकते हैं, ट्रोसामेट दे सकते हैं। ठीक है, ये वाली हम मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, सो एंटी हाइपरटेंसिव में हमेशा ये याद रखना है हमने ABCD, ABCD। ए से इस ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल और डायरेटिक। ठीक है, ये वाला हमने निमोनिक याद रखना है। इससे क्या है हम बीपी को ट्रीट कर, जो भी हमारी बीपी की कंडीशन है उसे हम ट्रीट कर पाएंगे जो CKD की वजह से हो रही है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एरिथ्रोपोएटिन। अब ये एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है? देखो, जब मैंने तुम्हें आई थिंक साइन एंड सिम्टम करवाए थे सिस्टमेटिक चेंजेस, तो उसमें भी बताया था जो एरिथ्रोपोएटिन है वो एक हार्मोन होता है जो कौन सीक्रेट करता है? हमारी किडनीज। ठीक है, क्या होता है? जो एरिथ्रोपोएटिन क्या है? बेसिकली नॉर्मली हमारी किडनियां इसको रिलीज करती हैं। लेकिन अब देखो,
इसको किडनियां रिलीज करती हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आरबीसी। क्या करता है, आरबीसी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है कि किडनियां तो डैमेज है, ठीक है ना। अगर किडनियां डैमेज है तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होगा, वो तो रिलीज ही नहीं होगा क्योंकि किडनियां तो काम नहीं कर रही, करवाना तो उन्होंने ही है ना। तो फिर इस कंडीशन में क्या है, अब किडनियां डैमेज हैं तो हमने बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देना है, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देना है, जिससे क्या है कि वो अंदर जाकर आरबीसी की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इस एग्जांपल में इपोटिन अल्फा डार्बीपोइटिन क्या है, हम लिख सकते हैं, एक इपोटिन अल्फा और दूसरा डार्बीपोइटिन, इसकी दो एग्जांपल्स याद रख लेना। इसको हम इसलिए देते हैं कि ये अंदर जाकर आरबीसी की प्रोडक्शन को काम करेगा, क्योंकि किडनी वो काम नहीं कर पा रही, तो जो किडनी ने काम करना था अब वो बाहर से हमें देना पड़ रहा है। वैसे तो ये अंदर ही बॉडी में बनता है, किडनियां बनाती हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमें बाहर से समटाइम देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे और बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जी हम बाहर से देंगे, ठीक है। जैसे देखो एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन, ठीक है, प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज को प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय किडनी, ठीक है, जब किडनीज नहीं प्रोड्यूस करती तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, जो कि लैब मेड है, हम लैब में बनाते हैं और उसको क्या एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, फिर आरबीसी अंदर जाकर प्रोड्यूस करने लगेगा, क्लियर। तो ये था एरिथ्रोपोइटिन। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखो, नेक्स्ट आता है पोटाशियम बाइंडर, ठीक है। यहाँ पर ना दो टर्म्स समझ लो पहले, ठीक है, दो टर्म्स समझ लो। एक समझो तुम बाइंडर, क्या समझना है, बाइंडर, और दूसरा क्या समझो, स्पेयरिंग। वन इज बाइंडर एंड सेकेंड वन इज, व्हाट इज इट, स्पेयरिंग। बाइंडर, जहां पर भी वर्ड बाइंडर आ जाए, तुम कहीं सुनो कि पोटाशियम बाइंडर की बात हो रही है, फॉस्फेट बाइंडर की बात हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि वो पर्टिकुलर जो लैक्टोलाइट है, जब वो पर्टिकुलर जो भी थिंग है हमारी बॉडी में इंक्रीज हुई पड़ी है, ठीक है। तो बाइंडर, पोटाशियम बाइंडर क्या करेगा, जैसे पोटाशियम बॉडी में इंक्रीज है तो ये बाइंडर जो बाहर से हम पोटाशियम बाइंडर दे रहे हैं, ये जाकर पोटाशियम से अटैच होगा और उसे बॉडी से एलिमिनेट करेगा, ठीक है। बट जब हम स्पेयरिंग की बात करते हैं तो ये क्या है कि हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि बॉडी से फ्लूइड को तो लॉस करवाएंगी लेकिन पोटाशियम को प्रिजर्व करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ड आ जाए कि पोटाशियम स्पेयरिंग मेडिसिन चल रही है, उसका मतलब स्पेयरिंग मीन्स कि किसी चीज को वो प्रिजर्व कर रही हैं, बॉडी से उसका लॉस नहीं करवा रही, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग दोगे तो वो बॉडी में पोटाशियम को रिटेन करवाएंगी, और ये वाली हम उस कंडीशन में देंगे जब बॉडी में पोटाशियम कम होगा, ठीक है। लेकिन जो बाइंडर है वो क्या है, अगर वो जैसे पोटाशियम ज़्यादा है तो हम बाइंडर देंगे तो जो वो पोटाशियम से जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा और उस बॉडी से एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइंडर की बात कर रहे हैं, पोटाशियम बाइंडर। तो अब ये बाइंडर क्या करेगा, इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू लो हाई पोटाशियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। जब हम क्यों यूज करते हैं कि जो पोटाशियम का लेवल है उसको कम करने के लिए बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करेंगी बेसिकली, जाकर जो एक्सेस पोटाशियम है, ठीक है, बाइंड होंगी टू द एक्सेस पोटाशियम, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर उनसे बाइंड होंगी और उनको स्टूल के थ्रू रिमूव कर देंगी, किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू उसको रिमूव कर देंगी। और दूसरा उनकी जो अब्जॉर्प्शन है ब्लड स्ट्रीम में उसको कम करेंगी, ठीक है। एक तो क्या करेंगी, जीआई ट्रैक में उसको रिमूव करवाएंगी स्टूल के थ्रू, दूसरा उसकी जो अब्जॉर्प्शन है उसको कम करेंगी कि ब्लड स्ट्रीम में पोटाशियम की अब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देंगी, क्लियर। तो ऐसे वर्क करते हैं जो पोटाशियम बाइंडर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स लिख लेना है, एक ये वाली सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, ठीक है, ये हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि पोटाशियम बाइंडर क्या करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो फॉस्फेट बाइंडर। अब ये फॉस्फेट बाइंडर कैसे काम करेंगे, तो फॉस्फेट बाइंडर भी उसी की तरह की जाकर जो हाई लेवल बढ़ा हुआ है पोटाशियम का, ठीक है, यूज टू रिड्यूस हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे जो पोटाशियम बाइंडर थे वो क्या कर रहे थे, यूज टू लोअर हाई पोटाशियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है।
जो पोटाशियम का लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज है, उसको कम करने के लिए हम पोटाशियम बाइंडर दे रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा है और इसको कम करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और फॉस्फेट बाइंडर भी क्या कि फॉस्फेट का लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो हम उसे कम करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर दे रहे हैं। ये जाकर फॉस्फेट से बाइंड होगा और उसे बॉडी से क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम सप्लीमेंट। अब मैंने बताया था कि कैल्शियम भी बॉडी में कम हो रही है क्योंकि किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही। अगर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम कैसे अब्जॉर्ब होगी, तो हम बाहर से कैल्शियम के सप्लीमेंट दे देते हैं। क्लियर। उसमें एग्जाम्पल के लिए ये कर लेना, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। और विटामिन डी भी साथ में देंगे ताकि जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देख लेना कि कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो वो मत दे देना, ठीक है। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो हमने देख लेना एक बार कि डॉक्टर ने मतलब कि, बस डॉक्टर पूरा देख के ही करता है, बट अगर सम टाइम है ना, हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेशेंट खुद से तो कुछ ऐसा नहीं ले रहा जो किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक एंटीबायोटिक हो, तो हम एंटीबायोटिक को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन थेरेपी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन थेरेपी में बेसिकली हमने टाइमली रिपोर्ट्स चेक करते रहना है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन को डाइट देंगे। जैसे हमने उसको इस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट सोडियम पोटाशियम देना होता है, प्रोटीन भी कम देनी होती है कि जो किडनीज का वर्कलोड है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, फ्लूइड इनटेक कम रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम रिच और विटामिन रिच डाइट देंगे। क्लियर। समटाइम क्या है, पर्सन ना डायलिसिस पर होता है, जो जब पर्सन डायलिसिस पर होता है तो क्या होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड और ज़्यादा वेस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा लॉस हो जाए। तो उस कंडीशन में फिर समटाइम हमें ये चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ती हैं कि अगर ज़्यादा डायलिसिस की वजह से अगर पोटाशियम वगैरह ज़्यादा लूज हो गए हैं और फ्लूइड ज़्यादा कम हो गया है तो फिर उस कंडीशन में हमें ये क्या ज़्यादा देनी है। बट अगर पहले से ही बॉडी में इंक्रीज है इस डिजीज़ की वजह से तब हमें ये कम देने हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया डायलिसिस। डायलिसिस के ऊपर एक अलग से भी मैं पूरी वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक को, जो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का टॉपिक है ना, उसको अलग से भी देखेंगे। यहाँ पर अगर तुम्हें पूरा मैनेजमेंट आ जाए तो थोड़ा बहुत डायलिसिस के बारे में बता सकते हो कि बेसिकली यह क्या होती है, एक मशीन की तरह होती है। अब देखो किडनी तो रिमूव नहीं कर पा रही वेस्ट, तो हम डायलिसिस को एज अ मशीन हम यूज़ करते हैं जो कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती हैं। इसमें टू टाइप्स का होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है जो कि मशीन के थ्रू होता है, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि अबडामन के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस करना है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अगर किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं तो हम पर्सन की किडनियाँ ही रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मेन नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट हम पूरा अगर मतलब कि क्वेश्चन जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर आ जाए पूरा सीकेडी पे तो थोड़ा बहुत उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर अलग से अकेला ऐसे आ जाए कि रोल ऑफ नर्स इन सीकेडी पेशेंट और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, तब भी हम ये वाले पॉइंट क्या है उसमें कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको काफ़ी एलेबोरेट कर कर बनाया है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, असेसमेंट, ठीक है। क्या आता है, असेसमेंट। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग में क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि नर्स क्या करेगी, वाइटल साइन चेक करेगी पेशेंट के, उसका ब्लड प्रेशर टेम्परेचर वगैरह सब देखेगी, ठीक है। ये सब करना है। देन उसके इनटेक आउटपुट देखना है कि पर्सन ने कितना फ्लूइड लिया, कितना उसकी बॉडी से आउटपुट आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर रीनल फंक्शन, ठीक है। नर्स ने क्या करना है, जो भी रीनल फंक्शन है उनको देखना है कि प्रॉपरली जो रीनल फंक्शन है पर्सन के अब ठीक हुए कि नहीं, ठीक है। आरएफटी टेस्ट जो भी हो कराएंगे उनको देखना है कि क्या उनमें कुछ चेंजेस आया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेगी पर्सन के कि कोई उनमें से कम हुआ या इंक्रीज हुआ, ठीक है। लैब वैल्यू पूरी रिपोर्ट देखेगी और उसको फिर डॉक्टर को बताएगी कि पेशेंट की कंडीशन में अब ऐसे चेंजेस आए हैं। देन असेसमेंट, ठीक है। हेड टू टो उसको एग्जामिनेशन करती रहेगी कि पर्सन का अडीमा रिलीव हुआ या नहीं हुआ, उसकी आउटपुट में यूरिन आउटपुट में कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो ये सब जो क्या उसने असेस और मॉनिटर करना होता है। क्लियर। तो ये हो गया ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग कि नर्स ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग में क्या करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट में उसने क्या करना है कि इम्प्लीमेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है।
पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फ्लूइड देना है कि अगर उसकी बॉडी में कम हो चुका है तो हम देंगे, अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फ्लूइड उसकी बॉडी में रिटेन है तो हम थोड़ा कम देंगे, ठीक है। देन अगर पर्सन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है डायरोटिक, ठीक है, फ्लूइड को कम करने के लिए बॉडी में, तो हमने क्या है पर्सन को डायरोटिक्स देने हैं, ठीक है। साथ में उनके साइड इफेक्ट भी देख रहे रहना है कि ज़्यादा डायरोटिक देने से कहीं एकदम से फ्लूइड लॉस तो नहीं हो गया और हाइपोवोलेमिया हो गया पर्सन को, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड नर्स ने क्या देखते रहना है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगेन वही देखेगी, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम का लेवल रेगुलरली चेक करती रहेगी। अगर कुछ प्रिस्क्राइब हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करने हैं और बाइंडर्स वगैरह देने हैं, वो सब साइड बाय साइड उसने देखना है। नेक्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी उसके लिए डाइट जो है डाइटिशियन के साथ उसने कोलैबोरेट में रहना है, ठीक है, और उसको बताते रहना है कि उसको रीनल फ्रेंडली डाइट देनी है, जो प्रोटीन में कम हो, पोटाशियम फॉस्फेट उसमें कम हो, ऐसी डाइट जो है वो पर्सन को हमने देनी है, ठीक है। और पर्सन को भी एजुकेट करना है कि आपकी ऐसी डाइट है, अगर आप खुद से कुछ खा रहे हो तो ऐसा मत कुछ खाओ कि जिससे वो, जैसे कहीं बनानाज मत खाया जाओ कि उसमें पोटाशियम रिच होती है, या कुछ ऐसी चीज़ मत खाई जाओ कि जिससे तुम्हें फिर और प्रॉब्लम हो। तो पर्सन को भी एजुकेट करना है और उसकी फैमिली को भी कि इसको ऐसी चीज़ें मत दो, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन के बारे में, ठीक है, जो भी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन वगैरह बताई हुई हैं, नर्स ने उसको टाइम पर अच्छे से उसको देना है, ठीक है। जो भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन है उसको अवॉइड करना है। एक बार देख लेना है कि पर्सन अपनी कोई उसकी मेडिसिन तो नहीं चल रही कि उसके बीच में कुछ ऐसी मेडिसिन हो, सपोज कि जो पर्सन है समटाइम, जैसे पर्सन पहले से टीबी से मान लो कि वो है, ठीक है, पीड़ित है, टीबी है उसको, तो वो कहीं ना कहीं रिफाम्पिसिन ले रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो रिफाम्पिसिन है वो भी किडनी के लिए थोड़ी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, तो हमने वो भी देख लेना है, ठीक है, कि कहीं वो तो नहीं ले रहा, ठीक है। मतलब कि जो भी नेफ्रोटॉक्सिक की मेडिसिन है हमने उसको अवॉइड करना है। उसके बाद एजुकेशन एंड सपोर्ट, ठीक है, पर्सन को क्या है इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट रीनल फेलियर, इट्स प्रोग्रेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में उसको बताना है कि आपको कैसा लाइफ स्टाइल जो है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, देखो पर्सन को सीकेडी क्रॉनिक हो चुकी है तो वो काफ़ी स्ट्रेस में होगा, तो हमने उसके जो भी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है उसको रिमूव करना है। अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है तो उसको काउंसलिंग के लिए रेफ़र कर दो, उसको सपोर्ट ग्रुप में भेज दो। और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो भी टीम है पूरी जो पर्सन की केयर में लगी हुई है, उनके साथ नर्स को क्या है वो कोलैबोरेशन में रहना है, ठीक है। एलेबोरेट विद नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, डाइटिशियन, सबके साथ उसने क्या होना है, जैसे इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, डाइटिशियन हो गया, सोशल वर्कर, जो भी हेल्थ केयर है उसके साथ मिलकर नर्स ने काम करना है। टाइमली बताते रहना है कि अगर डाइट में कोई चेंजेस हुए हैं तो डाइटिशियन को बताएगी, अगर पर्सन की कंडीशन में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। अगर पर्सन को कोई वो अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा तो सोशल वर्कर के कांटेक्ट में रह के उनको बताएगी कि हाँ ऐसे कुछ पेशेंट हैं, आप उनका बिल पे कर सकते हो जैसे भी, ठीक है, जो पर्सन को क्या है पूरी कॉम्प्रीहेंसिव केयर मिले, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी, ठीक है। जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन वाला टॉपिक था उसको अलग से कर देंगे, देखेंगे इसका एनसीपी भी बन जाए और उसको भी मैं डाल दूँगी। सो थैंक यू।